ओके, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक पोटेंशियल अगर आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना काफी आसान है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना था और वो भी काफी आसान है। तो ये जो हमने दिया आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा फील्ड है भाई? रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, जिसका वैल्यू हमने बताया था आपको। क्या बताया था? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे आया भाई? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इतना रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर एक्सियल पॉइंट, जैसे ही हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा तो ये क्या आता है? एक्सियल पॉइंट के लिए आ रहा है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन m by 4 पाई r क्यूब। ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एक्सियल पॉइंट के लिए। एक्सियल पॉइंट के लिए ये सब जो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बीपी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर पे डिपेंड कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आती है? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एक्सियल पॉइंट पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों एंगल पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझिए कि इक्वेटोरियल लाइन पे क्या कहानी आता है। इस जगह को हम लोग एक्सियल पॉइंट 10A पोजीशन भी कहते थे, है ना। इसको हम 10A पोजीशन भी कहते थे और क्या क्या बोलते थे? और क्या क्या बोलते? इंड ऑन पोजीशन भी कहते थे। अब चलिए ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन के लिए क्या कहानी बन रही है? ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये हुआ फॉर इक्वेटोरियल लाइंस के लिए कहानी क्या आ रही है? कहानी ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइंस कितनी आएगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है मतलब क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट ही जीरो हो जा रहा है। पूरा पार्ट अगर जीरो हो जा रहा है तो म्यू नॉट अपॉन m बाय 4 पाई r क्यूब आ रहा है और ये आ रहा है b मिनिमम वैल्यू, ये b मिनिमम आ रही है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम आ रहा है और इसी मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम के वजह से यहां पर पोटेंशियल भी क्या होती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल जीरो हो जा रही है। तो इतना बात तो मैंने आपको बता दिया। अब पोटेंशियल जो भी है वो एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक पोटेंशियल कितनी होती है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। चलिए ठीक है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड है, इतना बात होने बता दिया। तो मिनिमम और मैक्सिमम में क्या रिलेशन है? एक ब्यूटीफुल रिलेशन आ रहा है। तो बी मैक्स जो होगी बी मिनिमम से कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। तो कितना आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। यहां देखिए 2 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो रिलेशन क्या आ रहा है? व्हाट इज द ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन बी मैक्स एंड बी मिनिमम? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एंड मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम में क्या रिलेशन है? क्या रेशियो क्या है? बी मैक्स बाय बी मिनिमम इज इक्वल टू 2, बी मैक्स बाय बी मिनिमम इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये कहानी कब वैलिड हो रहा है? ये कहानी कब वैलिड हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया था। ये कहानी तभी वैलिड होगा जब d इज वेरी वेरी लार्जर देन 2l, ठीक है। हर केस में ऐसा वैलिड नहीं होता। ये कहानी फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ये कहानी तभी वैलिड है, दिस स्टोरी इज वैलिड ओनली व्हेन d इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल l और 2l, ठीक है। जब लेंथ जो है वो मैग्नेटिक लेंथ से बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कहानी सफल है, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल है, एससी वर्मा से लिया गया है। इसको हमने ऑब्जेक्टिव में तब्दील करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ डाइपोल एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक
मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द थीटा 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो देखो भैया यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू भी दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री दी हुई है। तो सोचते क्या हो, सोचो मत, आंसर बनाओ। 1 मिनट का वीडियो पॉज करके ये आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, सारा वैल्यू आपको डाल देना है। म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, एम की वैल्यू डाल दो कितना 12। अब देखो सॉल्यूशन देखो कितना होगा, आप फटाफट इसका आंसर मुझे बताओ। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। इसके बाद m की वैल्यू आ रही है कितनी 1.2 डिवाइडेड बाय r क्यूब 1 मीटर, r 1 हो गया ना, तो यहाँ पे रूट अंडर लिखेंगे 1 प्लस 3 cos थीटा कितना है cos 60। cos 60 कितने होती है याद रखिए, sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यहाँ भी आया है, 4 + 3 7। जो भी आंसर आ रहा है वो हमें फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। क्या ऑप्शन ए आ रहा है, क्या ऑप्शन बी आ रहा है, क्या ऑप्शन सी आ रहा है, या ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यथाशीघ्र हमें बताएं क्या इसका आंसर है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, और ये आंसर अगर आपका नहीं आ रहा है तो मैच कर लो। ठीक है, अब एक सवाल ये है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो पता कर लिया, अब एक एंगल बताइए जो रेडियल डायरेक्शन में, मान लो कि ये मैग्नेटिक डाइपोल थी तो ये रेडियल डायरेक्शन तरफ है और इसके परपेंडिकुलर में बी थीटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां भी आप ये निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो ये जो फाई एंगल है, ये जो फाई एंगल है वो कितनी है, वो है परपेंडिकुलर बी थीटा बाय बी आर, ये। ठीक है, बी थीटा बाय बी आर। ठीक है, तो बी थीटा बाय बी आर कितनी होगी, बी थीटा बाय बी आर कितनी होगी वो आप कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, पहले बी थीटा कैलकुलेट करो। ठीक है, बी थीटा बाय बी आर क्या मैंने बताया था, क्या होता है वो, बी थीटा बाय बी आर एक्चुअली होता क्या है, टेन थीटा बाय 2 बताया था, टेन थीटा बाय 2 बताया था, बिल्कुल बताया था। टेन 60 डिग्री कितना होता है, टेन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 1/2। ठीक है, सॉरी साइन √3/2 होता है ना, तो √3/2 कितना आएगा, √3/2 कैसे आया वो समझिए, √3/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, और 1/2 क्या cos 60 डिग्री है ना, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो आंसर हमारा ये आ रहा है। मतलब यहां पर अल्फा मान लो या इसको भी अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू हो जा रही है tan इनवर्स √3/2। ये काफी आसान था, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, आपको समझना चाहिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या कहानी बन रही है वो भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। जब एक मैग्नेट दिया जाता है, एक मैग्नेट दिया गया है, फिर दूसरा मैग्नेट भी दिया गया है, तो 2 डाइपोल दिए गए हैं, उनमें क्या इंटरेक्शन होगा वो भी हमें पढ़ना है। वो एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है, वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अच्छी बात है, उनके पास समय है, उनके पास उतनी सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला टॉपिक होगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो एडवांस लेवल के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, फिर हम लोग टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक फैक्टर करंट है या क्लासिकल मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली क्लासिकल मैग्नेटिज्म है। तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म आता कहां से है भाई, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट जब तक नहीं बनाएंगे तब उसके प्रॉपर्टीज कहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इतना सारा चीज बता रहा हूं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्ट है क्लासिकल मैग्नेटिज्म, कभी आप कभी उसको परमानेंट मैग्नेटिक बोल सकते हो, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर ध्यान दें।